तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपका भी आगे किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर भेजिएगा 7052547003। केवल इस पर व्हाट्सएप ही कीजिएगा, फोन इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि हर सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए, यानी कि नाबार्ड के फुल फॉर्म से संबंधित आज प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। किस समिति की सिफारिश पर इसको जो स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आगे प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना 12 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री साजी के वी हैं। ठीक है, साजी के वी जो है वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। ठीक है, श्री साजी के वी ने नाबार्ड अध्यक्ष का कार्यभार 7 दिसंबर 2022 को संभाला है। करंट अफेयर का ये प्रश्न है, आगे बिल्कुल बनेगा, क्योंकि करंट अफेयर के रूप में ये प्रश्न आगे बनेगा। अभी बैंकिंग से बना है, आगे करंट अफेयर से यह प्रश्न बनेगा कि कब मतलब कौन जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है स्लोवेनिया की राष्ट्रपति कौन है। हमने पहले ही आपसे कहा था कि कहीं पर भी नई महिला राष्ट्रपति बनी हुई हैं तो वो आप जरूर पढ़ करके जाएंगे। इससे पहले भी महिला राष्ट्रपति वाला प्रश्न आ चुका है। तो नताशा पिर्क मुसर जो हैं वो वर्तमान में स्लोवेनिया की जो है नई राष्ट्रपति बनी है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, ये जो नाबार्ड की स्थापना जो है ना, वो शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये जरूर याद रखिए, आगे ना आगे जा करके एग्जाम में आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर टकराएगा कि किस समिति की सिफारिश पर। तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, स्लोवेनिया की राष्ट्रपति हमने बता दिया, नताशा पिर्क मुसर जो है वो स्लोवेनिया की नई राष्ट्रपति बनी है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, अब ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसलिए ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, नताशा पिर्क मुसर। ठीक है, चलिए, यूरोपियन देश स्लोवेनिया में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में नताशा ने राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में जीत हासिल की है। और ये जो है पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं जो स्लोवेनिया की महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार कब आया था। तो सही आंसर है 2005 में सूचना का अधिकार जो है वो आया था। चलिए सूचना के अधिकार के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। देखिए, मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। आप आए दिन सुनते भी होंगे कि भाई हमने आरटीआई लगा दी है, आरटीआई लगा दी है। आरटीआई क्या है, किसी भी सरकारी विभाग से अगर आपको कोई जानकारी निकालनी है तो ये आपका अधिकार है कि आप आरटीआई लगा करके जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, शर्त यह होनी चाहिए कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, मतलब कि फैक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं कुछ भी पूछ लिया आपने, ठीक है ना, कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही यही पूछ लिया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, वर्ष 2000 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा था, तो राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटी उषा से आज एक प्रश्न है कि पीटी उषा को अभी हाल ही में किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो भारतीय ओलंपिक संघ। करंट अफेयर के प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अब जब से पैटर्न चेंज हुआ है करंट अफेयर के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। ये इस इकोनॉमिक्स के टॉपिक को दोनों में कवर कर रहा है, प्रबंधन में भी रख रहा है और जीके में भी रख रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं जैसे एसएलआर, सीआरआर और मतलब कि कुछ बैंकिंग के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं उनको कल सुबह हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, वहाँ पर हम आपको कवर करा देंगे। लगभग 4 से 5 प्रश्न इकोनॉमिक्स के इस लेवल के प्रश्न जो है वो जो है हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो कल वाली वीडियो में आपके वो 4 से 5 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो महान धाविका पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई हैं। पीटी उषा आईओए के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। वही बात की जो पहली भी महिला हैं और जहाँ की भी राष्ट्रपति बनी हो, चाहे कोई संघ की अध्यक्ष बनी हो, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, जीके के प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं। यही वो पॉइंट है जहाँ से जीके के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं
उषा देश की सबसे सफल एथलीटों में से एक रही हैं और उन्होंने एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 11 पदक जो है वो एशियन गेम्स में जीते हैं। इसलिए जो है इनको अभी हाल ही में भारतीय जो आपका ओलंपिक संघ है इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है? 15 मार्च से अब तक जितने भी साइंस और जीके के प्रश्न आए हैं उनको एक साथ में कंपाइल करके एक वीडियो हमने बना दी है। वो वीडियो ज़रूर देख कर के जाइए क्योंकि हर शिफ्ट में वहाँ से 3 से 4, 5 से 6 प्रश्न भी वहाँ से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? कुल 18 से 20 प्रश्न तो जीके के आ रहे हैं। अगर 6 प्रश्न आपको एक ही वीडियो से मिलते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो के अंत में इसी स्क्रीन पर आपको वो वीडियो दिखाई दे जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले। खजुराहो मंदिर से संबंधित स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा गया था। 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, पूछा गया था इनमें से कौन-सा गलत है? तो अब ऑप्शन तो हमको पूरा मिल नहीं पाया है, लेकिन हम खजुराहो मंदिर के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं, यहाँ से आगे भी प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है? तो देखिए चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया था खजुराहो का मंदिर, सबको पता है। 950 से 1050 ईसा पूर्व के बीच में जो है इसको निर्माण किया गया खजुराहो के मंदिर का। खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों, ये ध्यान रखिएगा, हिंदू और जैन मंदिर का यहाँ पर कलाकृति हिंदू और जैन मंदिर की देखने को मिलती है, ठीक है? सेटों का आकार लेने में लगभग इसको 100 साल लग गए थे। मूल रूप से 85 मंदिरों का यह ये एक-एक फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, ठीक है? तो 85 मंदिरों का एक संग्रह है, संख्या 25 तक, अब जो पहले 85 थे, वर्तमान में 25 ही रह गए, ठीक है? कंदरिया महादेव से प्रश्न यहाँ पर आए हुए थे, कंदरिया महादेव का कोई फैक्ट पूछा था, तो देख लीजिए कंदरिया महादेव मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल खजुराहो के पश्चिमी समूह में आता है। कंदरिया महादेव कहाँ आता है? पश्चिमी समूह में आता है। सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक है। यह पूरे परिसर में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में स्थित है, ठीक है? किस देवता को समर्पित है? तो हिंदू भगवान शिव को यह समर्पित है। यह श्रद्धेय मंदिर विद्याधर जो कि एक चंदेल शासक थे, विद्याधर के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। यही आज पूछा गया था कि खजुराहो के मंदिर के जो आपका कंदरिया महादेव का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? उसमें विद्याधर ऑप्शन नहीं था और यही पूछा था कौन सा गलत है, तो वही वाला ऑप्शन आपका गलत था, ठीक है? चलिए देखिए हमारा काम ये है कि एक-एक प्रश्न के बारे में आपको अतिरिक्त फैक्ट भी बताएँ, जिससे कि आगे अगर वो प्रश्न बने तो आप आराम से सॉल्व कर सकें, ठीक है? यही हमने 15 मार्च से अब तक किया है, जिसकी हमने एक वीडियो कंपाइल कर दी है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए भारत सरकार ने मेडागास्कर के लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया था? तो सही आंसर है ऑपरेशन वनीला, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था मेडागास्कर के लिए, ठीक है? अब वो कौन-सा ऑपरेशन था, क्या था? आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए ऑपरेशन वनीला भारतीय नौसेना के द्वारा मेडागास्कर में चक्रवात, डायने और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है? तो कब शुरू किया गया देख लीजिए। भारतीय नौसेना ने 28 जनवरी 2020 को मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित लोगों के मदद हेतु ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की थी। अब कौन-कौन से ऑपरेशन हुए हैं? ऑपरेशन गंगा भी हुआ है, रूस से भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए कुछ ऑपरेशन हुआ है, ठीक है? और जो यहाँ पर आपका अफ़गानिस्तान में जब हमला हुआ था, वहाँ से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो भी ऑपरेशन हुए हैं, दवाइयाँ भेजने के लिए कुछ ऑपरेशन हुए हैं, उन सब ऑपरेशन को आप पढ़ कर के जाएँगे क्योंकि करंट अफ़ेयर का वेटेज बढ़ा है, यानी कि ऑपरेशन आपसे पूछे जाएँगे और जो जो कोई नौसेना अभ्यास वगैरह हुआ होगा, वो अभ्यास आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ कर के जाइए और इसकी जो पीडीएफ होती है ना, जैसे कि नौसेना अभ्यास और आपके ये सब आ रहे हैं, तो इनकी क्या करते हैं हम पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन में डाल देते हैं। सक्सेस जंक्शन के अंदर एक चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, उस पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाती हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट वाली होती हैं और इस वीडियो की पीडीएफ आपको सक्सेस जंक्शन मेन चैनल पर ही मिल जाती है, ठीक है? तो दोनों चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा और वैसे इसकी लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? चलिए एक और करंट अफेयर का प्रश्न बना था, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब्दुल्ला यामीन को अभी हाल ही में सज़ा सुनाई गई है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन? अब क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ज़रा ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आखिर प्रश्न आया क्यों है? तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन, इनको जो है सज़ा सुनाई गई है। क्यों सज़ा सुनाई गई आइए देखते हैं। तो चीन का खुलकर समर्थन करने वाले और भारत विरोधी मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मालदीव सरकार ने क्रिमिनल कोर्ट ने 11 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा रिश्वतखोरी का भी दोषी जो है माना गया है। ठीक है, ये भारत के खिलाफ बहुत बोलते थे, बहुत चीन की तरफ बोलते थे। इनको इन्हीं की सरकार ने जो है सज़ा सुना दी, ठीक है ना? तो ये तो भारत का भई रोला चल रहा है, ठीक है? चलिए, एसबीयू की फुल फॉर्म पूछी है, फुल फॉर्म से भी आज 2-3 प्रश्न आए हैं। तो एसबीयू की फुल फॉर्म, एक तो नाबार्ड वाली आ गई थी, एक एसबीयू की। तो एसबीयू की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेटेजिक बिज़नेस यूनिट, ये एसबीयू की फुल फॉर्म होती है। अब ये क्या है आइए बताते हैं आपको, देखिए। तो स्ट्रेटेजिक बिज़नेस यूनिट, जिसे लोकप्रिय रूप से एसबीयू के नाम से जो है जाना जाता है, एक व्यवसाय की पूरी तरह कार्यात्मक इकाई है जिसका अपना दृष्टिकोण और दिशा है। आमतौर पर एक रणनीतिक व्यापार इकाई का एक अलग इकाई के रूप में कार्य करती है, लेकिन यह कंपनी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, यानी कि कुल मिलाकर के ये व्यापार से संबंधित है। एसबीयू का फुल फॉर्म आपको याद रखना है बस। चलिए अगला प्रश्न है, साइंस की ओर चलते हैं।
तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस जो है वो द्विनाम पद्धति के जनक हैं। ठीक है? देखिए कब इनने इसकी पद्धति की रचना की थी तो देख लीजिए। द्विनाम पद्धति जीवों एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है 1753 में। डेट याद रखिए 1753 ईस्वी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस के द्वारा इसका जो है प्रतिपादन किया गया था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको मतलब हिंदी के तो बहुत सारे प्रश्न मिल गए हैं, साथ ही साथ तो मैथ के भी प्रश्न मिल गए। वो सास बहू वाला प्रश्न आ गया था, सास इतने दिनों में काम करती है, बहू इतने दिनों में काम करती है, दोनों कब काम करेंगी? ठीक है ना? चलिए बताते हैं, मजाक भी कर लेता है व्यापम अपने साथ में, ठीक है ना? चलिए, लंबाई का ऐसा ही मात्रक, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, ये आपको याद रखना है, आपको पता भी होगा लंबाई का ऐसा ही मात्रक। देखिए लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है। मीटर लंबाई की एसआई इकाई है जिसे एम द्वारा दर्शाया जाता है। सीजीएस में लंबाई की इकाई जो है सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। ये आपका जो एसआई यूनिट है उसमें तो मीटर होती है, लेकिन अगर सीजीएस की बात करते हैं तो सीजीएस पद्धति में क्या होती है, सेंटीमीटर जो है वो इसकी इकाई होती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष किस प्रभाव की वजह से बनता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सही हमको मिल नहीं पाए हैं, लेकिन दोनों हम बता देते हैं। अगर ऑप्शन में अपवर्तन या विवर्तन, अपवर्तन तथा परावर्तन दिया है तो ये भी आपका आंसर है, और अगर विक्षेपण दिया है यानी कि डिस्पर्सन दिया है तो ये भी आपका आंसर है। ठीक है? चलिए कैसे ये आंसर है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, तो वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदें अथवा कणों पर पड़ने वाली आपके किरणों का पूर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। तो मुख्य रूप से डिस्पर्जन जो होता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन इसके आगे देखते हैं। तो सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपरिवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण, तो ये भी अगर ऑप्शन दिया है कि अपवर्तन तथा परावर्तन, अपवर्तित तथा परावर्तित एक साथ होती हैं, होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। ठीक है? लेकिन अगर मुख्य दिया जाएगा तो डिस्पर्जन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है? चलिए, जंतु विज्ञान के जनक पूछे गए हैं, तो अरस्तु जो हैं वो जंतु विज्ञान के जनक हैं। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, हमारे समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना? उसके बाद में ही अब आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले। चलिए, ठीक है, लाइक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अरस्तु जो है वो जंतु विज्ञान के जनक हैं। अगला था कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। इससे पहले पूछा था कि सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है, तो वो भी हमने आपको बता दिया। लोहे का अयस्क कौन सा होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। और इन सब को ही कंपाइल करके हमने एक वीडियो बना दी है जीके जीएस साइंस की। 15 मार्च से अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा फायदा आपको करने वाली है। 20 में से लगभग 6 से 7 प्रश्न उसी वीडियो से आ रहे हैं, तो जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है? चलिए, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट जो है ना वो सबसे अच्छा कोयला है। ठीक है? चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म का नाम है। इसका रंग काला होता है, पर हाथ में लेने पर यह काला नहीं करता। ठीक है? इसकी चमक जो है ना वो अधात्विक होती है, इसलिए जो एंथ्रेसाइट है वो सबसे अच्छा कोयला होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पूछा था, तो आपको पता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। चौक का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो चाक का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। चौक, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है? बाकी जैसा आपका अभी एग्जाम आ रहा है, यानी पहले हिंदी दे दी, फिर मैथ दे दिया, फिर रीजनिंग दे दी, फिर एकदम मैथ मैथ का प्रश्न आ गया, तो इसी आधार पर एक जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पर बनाई गई है चौहान एकेडमी के द्वारा। सबसे पहले आप चौहान एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ पर आप जाकर के जो है पटवारी वाले ऑप्शन में पटवारी टेस्ट सीरीज को खरीदेंगे। वैसे अभी उसकी प्राइस 150 रुपये है। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई कूपन में अतुल 10 लगाएंगे, ये प्राइस आपकी घट करके सीधे 75 रुपये हो जाएगी। लगभग 20 टेस्ट है उसमें, 4.5-5 रुपये आपकी जो है एक टेस्ट की पड़ेगी। मैं तो ये कहूँगा आप जाकर के उसको पूरी टेस्ट 20 की 20 टेस्ट लगा लीजिए, अगर अब 2-3 दिन बाद आपका एग्जाम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको फायदा करने वाली। कंप्यूटर का बहुत डिस्क्रिप्टिव में उसका आंसर दिया है, बहुत डिटेल में कंप्यूटर के आंसर दिए गए हैं, सामान्य प्रबंधन का काफ़ी डिटेल में आंसर दिया है। तो मात्र 75 रुपये की पड़ेगी ये कूपन कोड लगाने के बाद में। ठीक है? तो आप खरीद करके आराम से प्रैक्टिस वहाँ पर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपका वहाँ से अच्छे से हो जाएगा। टाइम की ही कमी वहाँ पर पड़ रही है टेस्ट सेंटर पर। ठीक है? चलिए, हिंदी की बात करते हैं। तो कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है, ये आज पूछा गया था अलंकार। ठीक है? द्वारिका का जो है ना, द्वारिका का वर्तनी शुद्धि पूछा गया था कि द्वारिका को वर्तनी शुद्धि में कैसे लिखेंगे। ठीक है? दोहा और रोला मिलकर के क्या होता है, तो उल्लाला बताया है। दोहा और रोला मिलकर के उल्लाला होता है। ठीक है ना? उसके बाद रस की परिभाषा बताई थी। रस मतलब कि रस दिए हुए थे, और पहले एक रस की कोई परिभाषा दे दी, फिर बोलते हैं कि उसका स्थायी भाव से इसकी मैचिंग कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है? लोकोक्ति आई हुई थी, समास के 2 प्रश्न आ आए थे, विलोम के 1 से 2 प्रश्न, मुहावरे भी आए थे, शुद्ध वर्तनी भी आई थी, और आज तो देशज और विदेशज शब्द भी देखने को मिले हैं। छंद की बात करते हैं तो छप्पय छंद का उदाहरण पूछा गया था। ठीक है? उपसर्ग प्रत्यय भी पूछे गए हैं। कर्मवाच्य वाच्य वाले 2 से 3 प्रश्न वाच्य वाले आ रहे हैं, जरूर करके जाइएगा। ठीक है? भविष्य काल से संबंधित एक प्रश्न था, और आपका जो है देशज विदेशज शब्द भी पूछा गया था। खुरपा वगैरह, खुरपा, कुल्हाड़ी, फिर एक कोई विदेशी शब्द बोल दिया था, बताइए, दस्ताना, शायद दस्ताना बोल दिया था, उसमें दस्ताना अलग था, खुरपा कुल्हाड़ी अपने देशज हैं, बाकी जो है वो विदेशज थे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन की बात करते हैं तो साइलॉग का यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। वेन आरेख जिसे कहते हैं, कुछ कुछ कुत्ता बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ता है, ऐसे करके जो आते हैं। 4 प्रश्न जो है उसके आ रहे हैं। सिटिंग के 2 प्रश्न आ रहे हैं। कथन निष्कर्ष के 3 प्रश्न आज आए हुए थे।
इंग्लिश डिक्शनरी से भी 3 प्रश्न आ रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग जो अल्फा न्यूमेरिक दोनों प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, 3 से 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से बन रहे हैं, ठीक है। एनालॉजी की बात करते हैं तो एनालॉजी से भी 3 प्रश्न एनालॉजी के बन रहे हैं। नंबर सीरीज़ 4 नंबर की आ रही है। सिंपल ब्लड रिलेशन जो है ना, बहुत सिंपल लेवल पे आ रहा है फिलहाल। पहले जो है कोडिंग वाला आ रहा था, अभी कोडिंग वाला ब्लड रिलेशन नहीं आ रहा है। वाटर इमेज और नेक्स्ट इमेज से आज प्रश्न पूछे गए हैं। फिगर काउंटिंग वाला प्रश्न नहीं था, इमेज से यही प्रश्न था, वाटर इमेज और अगली इमेज कौन सी होगी, अगली आकृति कौन सी होगी, ठीक है। पेपर कटिंग से भी आज एक प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात मैथ्स की करते हैं तो देखिए मैथ्स का तो एक प्रश्न ही हमको मिल गया है। मैथ्स में क्या पूछा गया था कि किसी काम को सास 7 दिन में करती है, बहू 6 दिन में करती है, बेटा 12 दिन में करता है, तो बताइए तीनों मिलकर के उसको कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न ही पूछा था, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का 2 प्रश्न आए थे, एक तो ये था, एक और कोई प्रश्न था, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस से 6 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, सिंपल भी और अच्छे लेवल के दोनों प्रश्न जो है प्रॉफिट लॉस से देखने को मिल रहे हैं। सीआईएसआई भी अब अपना रंग दिखाने लगा है, 4 प्रश्न सीआईएसआई से आ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। डीआई जो है वो बार ग्राफ की 3 प्रश्न, हर शिफ्ट में 3 प्रश्न डीआई के आ रहे हैं। और डीआई और पाई चार्ट, आज पाई चार्ट से 4 से 5 प्रश्न थे, ठीक है। बॉड मास के 3 प्रश्न हैं, ठीक है। 2 प्रश्न जो है आपके ट्रेन से भी पूछे गए हैं नॉर्मल लेवल के। और आपका अगर उसकी बात करते हैं मेंसुरेशन में, तो ये व्रत मतलब वो वाला व्रत है, सर्किल वाला नहीं, तो आप वो उपवास वाला समझ लो, ठीक है। व्रत, बेलन और शंकु, इनसे प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन रिलेशन वाले की, यानी एक शंकु है, ठीक है। इस शंकु का एरिया ये है, ये है, उसके बाद इसमें से जो है बेलन काट लिए गए, मतलब कि यही शंकु में से बेलन बनाना, बेलन में से शंकु, व्रत में से बेलन निकालना, ऐसे वाले प्रश्न जो हैं आ रहे हैं। तो इनके बस आप फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाइए तीनों के, ठीक है ना। इसका वक्र पृष्ठ का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है, ये सब याद करके जाएंगे तो आराम से आप इस प्रश्न को बना लेंगे। लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज के 4 से 5 प्रश्न परसेंटेज के भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, पार्टनरशिप के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। पाई चार्ट के इसमें जो है 4 प्रश्न आए हैं पाई चार्ट के आज शाम को। मतलब आज शाम वाली शिफ्ट में 4 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न आपका अलजेब्रा का आया, वही एक सूत्र पर x+1 अपॉन एक्स वाला जो सूत्र होता है उसी पर अलजेब्रा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में परिवर्तन देखने को मिला है। सुबह आपका पूछा गया था जावा स्क्रिप्ट, और इस बार 4 से 5 प्रश्न साइबर सिक्योरिटी से पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो साइबर सिक्योरिटी कोई एमपीपीएससी वाला होगा तो आराम से साइबर सिक्योरिटी सॉल्व कर लेगा। फायरवॉल का कार्य क्या होता है, ये उसके ऑप्शन ने दिया था। नेटवर्किंग से 2 से 3 प्रश्न थे। शिफ्ट प्लस F9 का यूज क्या होता है, ये पूछा गया था। एमएस वर्ड के भी 1 से 2 प्रश्न एमएस वर्ड के भी देखने को मिले हैं। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बाकी इनपुट आउटपुट का वही 1-2 प्रश्न इनपुट आउटपुट का, एक आधो प्रिंटर से प्रश्न पूछा गया था। चलिए मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स को वो पूछ रहा है, जैसे कि सुबह भी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से प्रश्न पूछा था, इस टाइम भी जीडीपी से प्रश्न पूछा है। तो जीडीपी क्या होती है, ठीक है, एसएलआर क्या होती है, एमएनपी क्या होती है, ये सब हम कल जो बैंक रेट क्या होती है, बेस रेट क्या होती है, अब बैंकिंग से प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इसकी वीडियो कल सुबह आपको 9 बजे देखने को मिल जाएगी। और पहले ही कर देंगे हम, 8 साढ़े 7 पे अपलोड कर देंगे, जरूर देख लीजिएगा। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो लोग पहली शिफ्ट में जाएंगे उनको भी जो है फ़ायदा मिल जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, 15 मिनट की होगी। जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो पूछे जा रहे हैं घुमा करके बहुत डीपली, वो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वीडियो होती हैं स्पेशल, वो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ाती हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की वीडियो जो है हमने अपलोड कर दी है, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रही है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की पीक्यूआरएस की हमने अपलोड कर दी है। नरेशन रह गया, नरेशन भी आप कल शाम तक नरेशन भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए अकाउंटिंग के 5 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। विपणन के 2 प्रश्न, उपभोक्ता से 1 प्रश्न था, केस स्टडी वाले। अब लॉजिकल वाली जो आपकी आपका आ रहा कहते हैं लॉजिकल वाला मैनेजमेंट, 4 से 5 प्रश्न लॉजिकल मैनेजमेंट के आ रहे हैं। तो सामान्य प्रबंधन की ये मैनेजमेंट की लॉजिकल वाली वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है। आप सर्च कर सकते हैं लॉजिक केस स्टडी बाई सक्सेस जंक्शन, सर्च कर लेंगे तो आपको वो वीडियो दिख जाएगी। वो वीडियो पे आप देख लीजिए कैसे लॉजिकल प्रश्नों को हम बनाएंगे सामान्य प्रबंधन वाले, ठीक है। और नियंत्रण सिद्धांत से 1 से 2 प्रश्न नियंत्रण सिद्धांत से पूछे जा रहे हैं। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं तो पीक्यूआरएस 4 से 5 पीक्यूआरएस आए हैं। 2 तरह का पीक्यूआरएस आ रहा है। एक तो ऊपर का सब पूरा लाइन दे देते हैं पहला, और उसके बाद लास्ट वाला लाइन देते हैं, बीच का जो है देते हैं। तो इसके लिए हमने जो वीडियो बनाई उसमें हमने ट्रिक बताई है आपको कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे। कैन के बाद में V1 आएगा, 2 के बाद में V1 वाला आएगा। तो ये सब ट्रिक आपको बता चुके हैं, ठीक है। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पीक्यूआरएस वाली वीडियो और जी के जीएस वाली वीडियो इसी स्क्रीन पर मिल जाएगी, और बाकी की वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। जो भी बताएंगे उसके आगे सक्सेस जंक्शन लिख लीजिएगा, वो प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। मतलब वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 4 प्रश्न आए, एक्टिव पैसिव वॉइस के 5 प्रश्न आए हैं। 2 वीडियो हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस की अपलोड कर दी है। एक तो सिंपल वाली टेंस में कैसे एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं, और एक जो इंपरेटिव होते हैं 2+V1 वाले होते हैं, इन्फिनिटिव वाले होते हैं, उनकी भी वीडियो बना दी है। मात्र 2 वीडियो में एक्टिव पैसिव आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो 2 वीडियो जरूर देख करके जाइएगा, पूरा आपका एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो जाएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। एंटोसिनो जो है 4 प्रश्न एंटोसिनो के आ रहे हैं। एडीएम से 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। और एरर में जो है ना, एरर में आपका कंजक्शन की एरर पूछ ले रहे हैं, आर्टिकल की एरर पूछ ले रहे हैं, पर 2 से 3 प्रश्न ही एरर में आ रहा है, और स्पेलिंग चेक भी आपकी पूछी जा रही है। और जो ये वाले प्रश्न है ना, ये क्या कहते हैं, ये पीक्यूआरएस वाले, ये पीक्यूआरएस वाले प्रश्न जो है वो हिंदी में ही पूछे जा रहे हैं, समझ ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए, ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ओवरऑल की बात करें तो मैथ रीजनिंग 75 प्लस की आ रही है, सुबह भी 75 प्लस की मैथ रीजनिंग आई थी, ठीक है? क्या-क्या आ रहा है वो हमने आपको ऊपर बता दिया है। जीके साइंस सुबह 45 नंबर की आई थी, इस बार 40 नंबर की आई है जिसमें साइंस ज़्यादा है, जीके कम है, लेकिन जी एक भी जीके जो है वो एमपी से नहीं पूछी गई है, ठीक है? वही रिपीटेड कुछ प्रश्न हैं, 5 से 6 प्रश्न रिपीटेड है, उसके बाद में करंट अफेयर है। तो रिपीटेड वाले प्रश्न आपको कहाँ से मिलेंगे हमने आपको बता दिया है, वही एक से एक जो आपका 15 मार्च से अब तक की वीडियो हमने जीके, जीएस साइंस की बनाई वो देख लेना, वहाँ से आपके 5 से 6 प्रश्न कवर हो जाएँगे, ठीक है? कंप्यूटर के प्रश्न भी लगभग 20 प्रश्न कंप्यूटर के आ रहे हैं, मैनेजमेंट के 18 प्रश्न ही आ रहे हैं, इंग्लिश की लगभग 27 से 28 प्रश्न इंग्लिश के आ रहे हैं और हिंदी आपकी पूरी 25 नंबर की आ रही है, ठीक है? चलिए आज की कट ऑफ की बात करें तो वही 135 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है क्योंकि पेपर का लेवल अब थोड़ा-सा अप हो गया है, थोड़ा-सा हाई हो गया है। उसके बाद में ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स जो भी हैं अपना 1-1, 2-2 नंबर इस यहाँ से आप कम कर लेंगे, ठीक है? चलिए उसके बाद हमने आपको टेस्ट बता ही दिया, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन कर लीजिए, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा एग्ज़ाम में आ रहा है उसी हिसाब से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि टाइम की दिक्कत आ रही है वहाँ पर कि जल्दी से दूसरा प्रश्न आ जाता है, फिर मैथ आ जाता है, फिर ऐसे आ जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ से आप जो है प्रैक्टिस करके टाइम मैनेजमेंट लगा सकते हैं। अतुल 10 कूपन कोड लगाएँगे तो मात्र ₹75 की वो पूरी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? अभी तक हमने आपके लिए कर दिया है, अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद में एमपीएसआई, वनरक्षक का सबका जो पेपर आएगा उस सबका पेपर का एनालिसिस आपको यहाँ पर बराबर देखने को मिलता रहेगा और अब तक जो प्रश्न आए हैं, जो लोग भी आपके वनरक्षक वगैरह का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको हम लगातार प्रैक्टिस कराते रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देंगे लगभग 25 तारीख के बाद से, जिसमें कि जीके, जीएस, साइंस के जितने प्रश्न पूछे गए हैं, इंग्लिश के जितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो सब हम उसमें करा देंगे। इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वो सामने नोटिफ़िकेशन का बेल दिखाई दे रहा होगा, उसको ज़रूर दबा लेना है और अगर आपका आगे एग्ज़ाम है तो इस नंबर पर अपने प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप करना है। हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल जो है आप जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए जल्द ही मिलते हैं कल सुबह सबसे पहले इकोनॉमिक्स की वीडियो, उसके बाद में एग्ज़ाम का एनालिसिस। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। 1 मिनट।